हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पहले पेपर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के पहले चैप्टर मॉलिक्यूलर पोलैरिटी के एक और लेक्चर के बारे में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि पोलराइजेशन ऑफ आयंस क्या होते हैं, यानी कि किसी भी आयन का पोलराइजेशन क्या होता है, उसकी ध्रुवणता क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम दो चीजों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि पहला पोलराइजेबिलिटी क्या होता है और दूसरा पोलराइजेशन पावर क्या होता है, यानी कि किसी भी कैटायन का क्या पोलराइजिंग पावर है और उसमें क्या वह फिनोमिना है जिसकी वजह से ध्रुवणता होती है, यानी कि पोलराइजेबिलिटी होती है। इसी के बारे में हम समझेंगे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो इस चैनल पर नया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप पहले जाइए आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर चले जाइए और इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज को देखिए, नोटबुक बनाइए, उस पर लिखिए, जिससे यह लेक्चर भी आप लोगों को कंटिन्यूअसली लिखते हुए चले और समझते हुए चले। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। अब शांतिपूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और सभी चीज़ों को नोट जरूर करते रहना। अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझो बहुत अच्छे से। लेकिन फिर भी एक रफ रख लो अपने सामने, कोई भी रफ टाइप का कॉपी, जिसमें जो भी हम कुछ बताएंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उन सभी चीज़ों को समझते हुए चलो, क्योंकि जब समझोगे तभी आगे बढ़ोगे और चीज़ें वही हैं जो हमें समझानी है। देखो, वैसे तो हम नोट्स अब टेलीग्राम पे प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। आप लोग अगर चाहें तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी नोट्स प्रोवाइड हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। फिर उसको याद करिए। ये नहीं कि हम वीडियो बना दिए, समझा दिए, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए, आप लोग कॉपी में लिख लिए और छोड़ दिए। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। ये सबसे बड़ी गलती है जो अधिकांश लड़के कर देते हैं। आप लोग जब लिखिए उसके बाद उसी रात को ही आप लोग याद करिए, उसे अच्छे से समझिए, अपनी तरीके से समझिए। फिर उसके बाद उसे एक रफ कॉपी उठाइए और उसमें लिखिए जो भी आप याद किए हैं, जिससे वो लॉन्ग टर्म याद हो जाए। फिर उसको 2-3 महीने बाद, 2-3 महीने नहीं, एक ही महीने, जैसे एक महीना ख़त्म हुआ फिर उसको उठाइए, फिर उसको एक बार याद करिए, उसको कॉपी पर लिखिए। ऐसे हर 10-15 दिन पर भी कर दिए ना तो आपका एग्ज़ाम आते आते पूरा तैयार हो जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस, वो भी एकदम मुँह जुबानी, जो क्या कहते हैं जुबान पर रहता है उसके तरीके से। इसीलिए याद करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, पोलराइजेशन ऑफ आयंस के बारे में हम पढ़ने वाले। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर हमने बात कर लिया। तो अब हमें बात करना है पोलराइजेबिलिटी या फिर कहें पोलराइजिंग पावर। कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है और पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना है। तो ध्यान से देखो और समझो। हम जानते हैं कि एक आयनिक बॉन्ड बनता है, दो एटम्स के बीच में 3-4 तरह के बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो उसमें एक बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, ये बात हमें पता है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक होता है एम टाइप का कोई धातु, या फिर जो भी कह सकते हैं एम टाइप का कोई एक एलिमेंट होता है, ठीक। और एक एक्स टाइप का एलिमेंट होता है। एम पर एक हम दिखा देते हैं कि प्लस चार्ज वाला कोई एलिमेंट है और एक्स पर हम दिखा देते हैं कोई माइनस चार्ज वाला एलिमेंट है। तो इनके बीच एक बॉन्ड बनता है एम एक्स टाइप का, जिसको ही हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं Na+ और प्लस Cl-, तो ये बनता है NaCl, ठीक है। वैसे ये इरिवर्सिबल प्रक्रिया है, जैसे कि ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी करके दिखा सकते हैं और ऐसे भी करके, कॉन्सेप्ट हमें समझाना था इसलिए हमने ये बताया, ठीक है। अब देखो, इसके बारे में हम समझाना जो चाहते हैं उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा।
जो हम समझाएंगे उस कॉन्सेप्ट को पकड़ो, अच्छे से पकड़ो, उसे आप लोग दिमाग में बैठाओ। जब याद करो तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ ही जाना चाहिए जो हम समझाने वाले हैं। देखो Na का Na है, ठीक है। ऐसे ही एक HCl भी ले सकते हैं, H प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये बनाएगा HCl, ठीक है। अब देखो अगर Na का जो ये Na प्लस का मतलब क्या है, Na प्लस का मतलब है कि Na का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 11 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर होता है 2 8 1। लेकिन जब Na पर प्लस चार्ज आ गया तो इसका हो गया 2 और 8, और ये एक इलेक्ट्रॉन ये अपना Cl को दे दिया, यानी कि किसी को भी दे दिया, वो अपना वैकेंट कर दिया। और जो यहाँ पर Cl है वह क्या है, 17 होता है, Cl का 17, 2 8 7, ठीक है। अब क्या किया, Cl माइनस है, यानी कि यहाँ पर हो गया 2 8 8, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, यही Na से ही ले लिया, तो यहाँ पर Cl माइनस हो गया और Na पर प्लस चार्ज हो गया। यानी कि यहाँ से क्या बात समझ में आई कि जो हमारा Na का, तो यहाँ पर ये जो Na प्लस है इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन को अपने दे दिया, ठीक है, और Cl जो है वह एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा लिया है। तो इस प्रकार से अगर हम ध्यान से देखें और समझें तो यहाँ पर जो Na एटम है, ठीक है, Na का जो एटम है वो हम लेते हैं, यहाँ पर Na का एटम है, तो इसमें कितने सेल्स थे, 1 2 3, तो एक सेल हमने बनाया, ठीक है, दूसरा सेल हमने बनाया और तीसरा सेल हमने बनाया, ठीक है। अब हम सर्कल तो अच्छे से भी ड्रा नहीं कर पाते क्योंकि अभी हम नए नए पढ़ाने वाले यूट्यूब पर बने हुए हैं, ठीक है। तो देखो समझने की बस कोशिश करो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें होते हैं 8, 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें होते हैं एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को यह अपने जब डोनेट कर दिया तो इस प्रकार से इसके पास एक ऐसा तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा यह बस समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे और ये एक ऐसे, यानी कि इसके पास अब तीसरा सेल बचा ही नहीं, इसके पास केवल और केवल 2 ही सेल बचे जिनमें 2 और 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन बचे। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यह दिया तो, लेकिन इसके पास एक सेल ही खत्म हो गया, और जो Cl है उसका जो सेल है वह भी बना ही रहेगा उसमें, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। अब देखो जो हम समझाने वाले हैं वो समझो। देखो जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, और उसके पास जितने भी सेल बनते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है वो परमाणु पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि इलेक्ट्रॉन से ये सब एक नोडल प्लेन होता है, ठीक है, और इनके भी और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भरे ही रहते हैं, ठीक है, जो इनमें सेल हैं। अब देखो अगर जब Na अपने एक सेल को गायब कर दिया, Na जब प्लस बना दिया तो उसका एक सेल गायब हो गया, और जो Cl है वह एक सेल, उसका जो आखिरी सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी इसके लिए भी बनाते हैं। देखो यहाँ पर एक न्यूक्लियस है Cl का जिस पर प्लस चार्ज ही होगा, ठीक है, और इसके पास पहला सेल हुआ, दूसरा सेल हुआ, ठीक, और तीसरा सेल हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 2, जितने भी, अब हम ये Cl के लिए बस ऐसे ही एक स्पेसिफिक मानकर चल रहे थे, अब हम जनरल मानकर चल रहे हैं, ठीक है, कि कोई एटम है जो छोटे साइज का है जैसे H है, Na है, ठीक है, और कोई भी एटम है जो थोड़ा बड़ा साइज का है जैसे Cl हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऐसे ही और भी जितने एटम हैं जिन पर माइनस चार्ज आ सकता है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसके जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ये हो गया हमारे पास, अगर देखा जाए तो यह बना है M+ और ये बना है X-, ठीक है, ये एटम्स हैं। अब इनके जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने भी हैं, मुझे अब काउंटिंग नहीं पता, हो सकता है यह तीसरा सेल है तो 8 से भी ज़्यादा होंगे क्योंकि तीसरा सेल है। ऐसे ही जब चौथा सेल बनेगा, पांचवा सेल बनेगा तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसे अब फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझाना है कि जो यहाँ पर एटम का न्यूक्लियस है उससे इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो बॉन्ड, मतलब जो उनके बीच का फोर्स है, वह इस न्यूक्लियस के फोर्स से कम लगने लग जाएगा। ध्यान से सुनो हम क्या समझा रहे हैं। अब देखो ये M है, ये X है, इनको जब हम करीब लाए, ठीक है, जब इनको हम करीब ऐसे लेकर आ गए तो ये जो सेल है, लास्ट वाला सेल, वो सेल इस न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब होने लग जाएगा और इस न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होने लग जाएगा। ऐसे ही अगर चौथा सेल होता तो इस न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब होता, यानी कि जो हमारा कैटायन का न्यूक्लियस है उसके ज़्यादा करीब होने लगता एनायन का लास्ट सेल, ठीक है। ऐसे ही एनायन का जो लास्ट सेल है वो कैटायन के ज़्यादा करीब हो चुका है। इस प्रकार से जब यहाँ पर न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज है और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो यह प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से ही यहाँ पर जो हमारा लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो इस कैटायन के न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा खींचेगा, जिसकी वजह से ही इसका आकृति जो होगा, जो यहाँ पर हमारा एनायन का स्ट्रक्चर होगा, वह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हमने समझाया? वह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि क्या होता है? तो अब देखो यह जब डिस्टर्ब हो जाता है तो इसी घटना को ही हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ आयंस, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी यानी कि ध्रुवता। और इस पावर को ही, जो हमारा कैटायन का पावर है कि एनायन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दे रहा है, उसी पावर को ही हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। बात समझ में आ गई? तो अब इसके हम डिफिनीशन को लिख रहे हैं और इसका एक स्ट्रक्चर अभी और बनाएंगे, उसमें और अच्छे से समझा देंगे एक बार फिर से, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने समझाया, अब इसके डिफिनीशन को देखो। इसका डिफिनीशन क्या कहता है, ध्यान से देखो। किसी आयनिक बॉन्ड में, जो हमने समझाया है सेम चीज हम लिखेंगे, कुछ अलग नहीं लिख देंगे। किसी आयनिक बॉन्ड में दो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। जुड़े होते हैं या रहते हैं, लिख लो, रहते हैं। यानी कि किसी आयनिक बॉन्ड में दो एटम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब देखो इस बॉन्ड में एनायन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कैटायन द्वारा अपनी ओर आकर्षित यानी कि आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे इस एनायन का जो स्ट्रक्चर है वह डिस्टर्ब होने लगता है। तो जिससे एनायन की आकृति डिस्टर्ब्ड हो जाती है। जो हम बोल रहे हैं वही लिखेंगे, हम अपनी तरफ से एक डिफिनीशन भी बना रहे हैं, ठीक है। डिस्टर्ब्ड हो जाती है। बात क्लियर हुई? यही प्रक्रिया ही
क्या कहलाती है? पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। पोलराइजेबिलिटी कहलाती है, यानी कि ध्रुवणता कहलाती है। अगर आप लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ध्रुवणता कहलाती है। समझ में आई बात? क्या हमने समझाया? देखो, जो हमने समझाया उसको ही हमने डिफिनीशन वाइज कर दिया। क्या हमने बोला कि किसी आयनिक बॉन्ड में, हमने दिखाया पहले कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड का डिफिनीशन भी सुन लो एक बार फिर से। जब एक एटम के आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में फुल्ली ट्रांसफर हो जाते हैं तो उनके बीच एक बॉन्ड बनता है, और उसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जब एक एटम दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉनों को फुल्ली ट्रांसफर कर देता है, मतलब पूर्ण रूप से भेज देता है दूसरे एटम में, तो उनके बीच एक बॉन्ड बनने लगता है, उसी को ही हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है, यह बात हमें पता है। ठीक है, तो देखो, किसी आयनिक बॉन्ड में दो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। यही चीज़ है कि दोनों विपरीत आवेशित होते हैं, चाहे प्लस हो या माइनस हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्लस प्लस एक साथ जुड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि माइनस माइनस एक साथ जुड़ जाए। उनके बीच हमेशा प्लस और माइनस ही रहता है। ठीक है, इस बॉन्ड में एनायन के वैलेंस सेल, जो आखिरी सेल है, के इलेक्ट्रॉन कैटायन द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिससे एनायन की आकृति क्या होती है? थोड़ी सी खराब हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है। अपने जो स्ट्रक्चर रखते हैं उनको थोड़ा सा अपना छोड़ने लगते हैं, उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बिगड़ने लगते हैं, और यही प्रक्रिया ही पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, ध्रुवता कहलाती है। अब देखो, ये हो गया ध्रुवता के बारे में। अब हम समझते हैं कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है। देखो, जब इस प्रोसेस को समझो, जब हमने कैटायन लिया, एनायन लिया, तो एनायन की आकृति क्यों डिस्टर्ब हो रही है? क्योंकि कैटायन का जो न्यूक्लियस है वह एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच रहा है। यानी कि जो हमारा कैटायन है वह यह गुण रख रहा है कि वह इनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। और जो खींचने का पावर होता है, जैसे जब हम किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे यह मान लो पेन है, इसको हम जब उठा रहे हैं तो इसमें एक पावर लगा रहे हैं। तो इसी ही पावर को हमने, जो यहाँ कैटायन है वह जब इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो यह एक पावर लगा रहा है, और इसी पावर को ही हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। बात समझ में आ गई? तो इसको भी लिख लेते हैं डिफिनीशन के तौर पर। देखो, लिखो यहाँ पर लिखो कि किसी कैटायन का एनायन को पोलराइज करने का गुण ही लिख लो, करने का गुण, या फिर पावर, यहाँ पर लिख लो पावर, उसकी क्या कहलाती है? पोलराइजिंग पावर कहलाती है। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर कहलाती है। ठीक है, पावर कहलाती है। बात समझ में आ गई कि क्या होता है पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ये हमने समझ लिया। इसके डिफिनीशन को हमने बता दिया, कॉन्सेप्ट भी हमने बता दिया। लेकिन अब इसका जो अभी थोड़ा सा कुछ और चीज़ें बची हुई हैं। देखो, जो नोट करने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में हम बताते हैं अक्सर। देखो यहाँ पर अगर हम लेते हैं एक एटम, ये लो सर्कल बन गया लगभग। ठीक है, देखो यहाँ पर एक है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर होता है प्लस चार्ज, और इसके आसपास जो होते हैं वो लगभग क्या होते हैं? वैलेंस सेल होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यानी कि ये हम कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का एक बादल है। ठीक, ये हो गया हमारे पास कैटायन। इसमें तो मोबाइल में तो डॉट दिख ही नहीं रहे, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा डॉट और बड़ा कर देते हैं। अब दिख रहे हैं? हाँ, ये हो गया डॉट, थोड़ा बड़े कर देता हूँ मैं। देखो, ये हो गया
ये हो गया, हमने क्या कर दिया, हाँ दिखने लग गए। तो ये हो गया हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। और बीच में हमारे पास है न्यूक्लियस, और ये हमने बनाया है किसके लिए, कैटायन के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं M+, ये है हमारे पास कैटायन, ठीक है। और हमने दिखाया एक और न्यूक्लियस, तो इसके लिए आप क्या करिए ना, पहले न्यूक्लियस बनाइए, न्यूक्लियस पर एक प्लस चार्ज दिखाइए, और इसका थोड़ा जो सेल है वो थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाइए। चलो मान लेते हैं इतना बड़ा हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। घर पर बैठे रहेंगे तो आप लोग वो जो होता नहीं है ऐसे घुमाने के लिए पूरा राउंड कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से बना सकते हैं। तो ये इसमें भी अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही रहेंगे, तो थोड़ा अच्छे से करें। ऐसा करते हैं, रेड कलर ले लेते हैं, दिखने लग जाएगा मोबाइल में। तो ये हमने कर दिया इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, थोड़े दिख ही नहीं रहे इनको। देखना है, न्यूक्लियस में मत कर देना, अपने तरीके से, अपने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बनाना। कॉपी में तो अच्छे से बन ही जाता है, क्योंकि हम भी पढ़ रहे थे तो कॉपी में अच्छे से ही बना लेते थे, लेकिन हाथ से सर्कल तो ड्रा ही नहीं होता मुझसे। देखो ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये है हमारे पास X- जो हमारे पास कैटायन है। अब देखो ये क्या किया, यह कैटायन जो है वह इस एनायन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इस एनायन का क्या होता है, क्या होता है बताओ बताओ, उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। तो डिस्टर्ब होने के बाद कैसे बन सकता है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया लगाओ। देखो ऐसे बनेगा, ये है हमारे पास कैटायन, और इसके बीच में है एक न्यूक्लियस। ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिख रहेगा, हाँ दिख रहा है, चलो ये अच्छी बात है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब देखो क्या हुआ, ये जो हमारा एनायन का स्ट्रक्चर है उसमें ये प्लस चार्ज है, ठीक है। इसका जो आउटर सेल है वो कुछ ऐसे अब बन जाता है, कैसे बन जाता है, कुछ ये ऐसे डिस्टर्ब होकर इसकी तरफ खिंच जाता है, ठीक है, ऐसे बन जाता है स्ट्रक्चर। ये इसका जो वैलेंस सेल है वो इसकी तरफ खींचने लग जाता है, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होकर एक नई स्ट्रक्चर बनाने लग जाता है, और इसी घटना को ही हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। और ये स्ट्रक्चर भी आप लोग कॉपी में बना सकते हैं, नोट्स तो आप लोग चाहें तो वीडियो से ही बना सकते हैं, लेकिन हम अब अपनी फैसिलिटी कम नहीं करना चाहते, हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ और भी सुविधा लाए जाए, तो इसीलिए हमने नोट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, ये हो गया M+, और ये हो गया X-, और नीचे लिख लो कि बिफोर पोलराइजेशन, ये लिख लो बिफोर पोलराइजेशन, ठीक है। और यहाँ लिख लो आफ्टर पोलराइजेशन, आफ्टर पोलराइजेशन। और कॉपी बनाओ, कॉपी बनाओ, पढ़ो, अच्छे से समझो। अब तो ठंडक भी आ गई, अच्छे से समझोगे, अच्छे से पढ़ोगे घर पर बैठकर, तो आपके सारे काम होते चले जाएंगे। पढ़ो यार, ज़िंदगी में और है ही क्या, पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, ज़िंदगी आपकी सफल वैसे ही हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन के बारे में हमने सब कुछ बताया, पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाया पहले हमने, पोलराइजेशन का डिफिनीशन हमने बताया, पोलराइजेशन के लिए स्ट्रक्चर हमने बता दिया। ऐसे ही कॉपी में बड़े बड़े चीज़ों को बनाओ, जिससे जब भी पढ़ो आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जानी चाहिए, ठीक है। अब अगले लेक्चर में मेरे ख्याल से है फजांस रूल के बारे में। तो फजांस रूल तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, हो सकता है 2 से 3 वीडियो बन जाए, क्योंकि 20 मिनट का ही बना रहे हैं, और जब कोचिंग में कोई टीचर पढ़ाता है तो वो भी 3 दिन लगा देता है फजांस रूल पढ़ाने में, क्योंकि यह थोड़ा लंबा रूल होता है, इसमें कई तरह की चीज़ें बताई गई हैं, तो वैसे भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो फजांस रूल को हम अगले लेक्चर में देखते हैं कैसे कंटिन्यू करते हैं, और अच्छे से उसको भी हम समझाएंगे। सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी वाली बात कोई नहीं है, सब कुछ हम बताएंगे।
हर एक चीज़ को समझाएंगे। और अब हम कोशिश और अब वीडियो के क्वांटिटी भी बढ़ा रहे हैं जिससे जल्दी जल्दी आप सबके लिए आ जाए, क्योंकि कुछ कमेंट आए थे कि सर थोड़ा तेज़ वीडियो डालिए और ज़्यादा वीडियो डालिए जिससे हम जल्दी से पढ़ सकें। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में ही हम मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहो अच्छे से। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो और आगे बढ़ते रहो।